एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी लगन से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी के इस वीडियो के सेशन में हम लोग एम्स रायपुर के द्वारा 5 सितंबर को हॉस्पिटल अटेंडेंट पद के लिए जो एग्जामिनेशन लिया गया था उसके ओरिजिनल प्रश्न पत्र को देखेंगे। और इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली के पद को भरना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको इस बात का पूरी तरह से अंदाज़ा आ जाएगा कि आखिर जीके के जो सेक्शन है उसमें किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग देर ना करते हुए जीके के सेक्शन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस बात का भी मैं चर्चा कर देना चाहता हूं कि एम्स रायपुर के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें इस पद के लिए टोटल 60 प्रश्न जीके से आए हुए थे। 10 प्रश्न इंग्लिश से था और 30 प्रश्न जो है मैथ एवं रीजनिंग से मिले जुले हुए प्रश्न आए हुए थे। प्रश्नों की कुल संख्या 100 थी। इसी तरह के जो भी एम्स के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दिए जा रहे हैं उसमें भी ठीक इसी प्रकार का संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन अन्य एम्स के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट अभी निकाला गया है, जैसे एम्स कल्याणी, एम्स रायबरेली, एम्स देवघर, एम्स भोपाल, एम्स राजकोट या अन्य जो भी एम्स के द्वारा अभी एडवर्टाइजमेंट निकाली जाएंगी, उन सभी एम्स के द्वारा हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 पद के लिए कुल 40 प्रश्न सब्जेक्ट से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे। और इसके अतिरिक्त 15-15 प्रश्न जो हैं वो मैथ, रीजनिंग, जीके एवं इंग्लिश से रिलेटेड होंगे और प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि 15 प्रश्न जो है आपको जीके से पूछा ही जाएगा। तो अभी के इस सेक्शन में हम लोग कुल 60 प्रश्न को देखेंगे और इससे आप इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि आप भी जो एग्ज़ाम देंगे आपको भी इसी प्रकार के सिमिलर प्रश्न आएंगे और आप पूरी तरह से इस बात को समझ जाएंगे कि आने वाली जो एम्स की परीक्षा है उसमें भी इसी तरह से जीके से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो चलिए आइए हम लोग अभी के कुल 60 प्रश्न को देखते हैं जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक संचार विधि है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर संदेश पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करती है। सौर मेल, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सभी विकल्प। तो कह रहा है कि कौन सा एक ऐसी संचार विधि है यानी कम्युनिकेशन का मेथड है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर मैसेज डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के द्वारा प्रेषित किया जाता है। तो आप ऑप्शन देख करके ही इसका सही जवाब दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप जानते ही हैं कि मेल के द्वारा जो है वो संचार का एक माध्यम है और इस माध्यम के अंतर्गत जो है संदेश पहुंचाने का कार्य होता है। आज यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन देखते हैं तो उसमें भी मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल के द्वारा ही आप जो है कोई भी संदेश को जो है एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। तो अभी के इस प्रश्न से आप निश्चित रूप से ऑप्शन को यदि देखेंगे तो उससे आप इस प्रश्न का अंदाज़ा एवं सही आंसर लगा सकते हैं कि सौर सेल तो होगा नहीं, कुरियर तो होगा नहीं, सभी विकल्प तो चुनना है नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल ही इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग फास्ट वे में वीडियो को देखेंगे, ऑप्शन पे कम चर्चा करेंगे ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो और आप जल्द से जल्द जो है सभी 60 प्रश्न को देख सकें। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका ये क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है। कहता है व्हाट इज द मेन काउज ऑफ सीजन्स ऑन अर्थ। तो देखिए यह भी काफ़ी आसान प्रश्न है, मिडिल क्लासेस में आप पढ़े ही होंगे कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपने अक्षीय तल के संबंध में झुका हुआ है और यही जो है पृथ्वी पर ऋतुओं के होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन को पढ़िए, एकदम आंसर आप क्लियर कर पाएंगे। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी ये होगा नहीं, जिस गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ये भी नहीं होगा। तो सही इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा। ये जान लीजिए कि पृथ्वी पर जो है ऋतु का होने का कारण क्या है और पृथ्वी पर जो है दिन और रात का होने का क्या कारण है। तो यह जान लीजिए कि पृथ्वी पर जो है दिन और रात जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है और यदि ऋतु का परिवर्तन पूछ दे तो पृथ्वी का
परिभ्रमण होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में पृथ्वी का घूर्णन अक्ष पर अपने अक्षीय तल के संबंध में झुकना अर्थात परिभ्रमण से रिलेटेड ही यह तथ्य जुड़ा हुआ है, इसीलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। हालांकि कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, आपको जरूर ये याद होना चाहिए कि पृथ्वी पर जो है दिन और रात क्यों होते हैं और पृथ्वी पर जो है ऋतुओं का परिवर्तन का क्या कारण है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है, करंट अफेयर्स का भी प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो कह रहा है कि 2023 में किस राज्य में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। हरियाणा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर जो है आपका उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है टेलीफोन के आविष्कारक कौन है। हर कोई जानता है कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, तो ग्राहम बेल है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण के कारण होती है। तो याद रखिएगा, जल प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी इसमें होगी, तो दस्त, पेचिश, हैजा और सभी विकल्प। इसका जो आंसर होगा वो सभी विकल्प होगा, क्योंकि दस्त, पेचिश, हैजा ये सभी जो है प्रदूषित वाटर के कारण होता है। प्रदूषित पानी के कारण जो है दस्त, पेचिश, हैजा ये सभी बीमारियां होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। जल से प्रदूषण के कारण अर्थात जल प्रदूषण के होने वाली बीमारियों के लिए भी हम एक नया ट्रिक्स आपके लिए लाएंगे। बने रहिए नॉलेज ट्रैक 24 के इस ऑनलाइन मंच पे। यदि पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, इससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ हम जो भी नया ट्रिक्स एवं टिप्स लाते हैं उससे आप रूबरू होंगे और अपनी जीके जीएस के साथ साथ मैथ एवं रीजनिंग का सेक्शन भी हम जल्दी लाने वाले हैं। मैथ एवं रीजनिंग के सेक्शन को भी हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश के भी हम लोग जो है टिप्स को देखेंगे। तो नॉलेज ट्रैक 24 के इस ऑनलाइन मंच पे आप बने रहिए, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ आपको हर जिस विषय की भी आप तैयारी करते हैं उसका कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप किस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं और एम्स का कौन सा पद को भरना चाहते हैं। एम्स के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन निकाली जा रही है उसमें किस पद के लिए आप इच्छुक हैं और कौन सा पद आप भरना चाहते हैं, उसका जो भी ओरिजिनल प्रश्न पत्र है वो सारे आपको निःशुल्क अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो आप नॉलेज ट्रैक 24 की इस ऑनलाइन मंच के साथ बने रह सकते हैं। चलिए हम लोग चर्चा कर लिए। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई स्वचालित दरवाज़ों वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को क्या कहा जाता है। राजधानी होगा नहीं, पूर्वा होगा नहीं, शताब्दी होगा नहीं, तो वंदे भारत एक्सप्रेस होगा। आप सुने होंगे, यह अभी न्यूज़पेपर में काफ़ी हाईलाइटेड करके आता है वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई वंदे भारत को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आइए ये देखते हैं। आपका प्रश्न अगला है, मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया। 2020, 2019, 2018, 2017। इसका जो सही आंसर है वो 2019 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पंजाब शब्द का अर्थ क्या होगा। पंजाब शब्द का सही अर्थ जान लीजिए। पंजाब जो है वो 5 भूमियों का पंजाब जो है वो 5 नदियों की भूमि का नाम पे पड़ा है। पंजाब जो है, पंजाब याद रखिएगा, पन जो है पंच का अर्थ ही 5 होता है। तो याद रखिए पंजाब जो है वो 5 नदियों की भूमि से बना हुआ स्थान है। और पंजाब में कौन कौन सी नदी ये 5 बनी हुई है, तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक आप याद रखिए, झेब चिरास। झेब चिरास, देखिए इसमें 5 वर्ड है, झेब चिरास। जे से झेलम हो गया, ब से ब्यास हो गया, जेब हो गया, चिरास, ची से याद रखिएगा चुनाव, रा से याद रखिएगा रावी और ब से याद रखिएगा ब्यास। तो ये 5 नदियाँ जो कि हमने आपको स्पेशल ट्रिक्स झेब चिरास के द्वारा बताया, ये सभी जो है पंजाब में बहा करती हैं। तो पंजाब शब्द का शाब्दिक अर्थ ही क्या है, तो 5 नदियों की भूमि वाला क्षेत्र। चलिए काफ़ी आसान प्रश्न था, ट्रिक भी हमने बताया। इसके लिए स्पेशल ट्रिक्स फिर से हम आपको नॉलेज ट्रैक 24 की इस ऑनलाइन मंच पे जरूर अवेलेबल करवाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशों डेटा या प्रोग्रामों का एक सेट है जिसे कंप्यूटर में संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
कहता है डेटा प्रोग्रामों का ये सेट, तो स्क्रीन होगा नहीं, हार्डवेयर होगा नहीं, मॉडेम होगा नहीं, तो सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर आपका सॉफ्टवेयर होगा। चलिए देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है, सॉफ्टवेयर ही दे रहा है, सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। केरल में मनाया जाने वाला फसल उत्सव कौन सा है? बिहू असम में होता है, लोहड़ी पंजाब में होता है, होली नॉर्थ इंडिया में होता है, ओणम। निश्चित रूप से आप जानते ही होंगे, काफ़ी आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न फ्रेंड्स आपसे गलत नहीं होना चाहिए, खास करके यदि आप सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आप बिल्कुल गलत नहीं कीजिए। तो आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि जीके से रिलेटेड बहुपक्षीय मतलब मल्टी डायमेंशनल टर्म्स में जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो केरल में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव ये पर्व हो गया ओणम। वहीं पोंगल अगर आता तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछा गया है, काफ़ी आसान है, शिमला होगा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एम्स भोपाल का एक विभाग है? मतलब एम्स का कौन सा एक डिपार्टमेंट है उसको बारे में पूछा गया है। तो देखिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्कूबा ड्राइविंग, सामुद्रिक एवं पारिवारिक चिकित्सा और ड्रेस डिजाइनिंग। काफ़ी आसानी से आप ऑप्शन के आधार पर जो है इसे बना सकते थे। जितने भी ऑप्शन हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ कर के अन्य जितने भी विकल्प हैं वो इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित हैं। स्क्रू ड्राइविंग भी इंजीनियरिंग क्षेत्र में यूज होता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी इंजीनियरिंग क्षेत्र का एक ब्रांच है और ड्रेस डिजाइनिंग भी इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा जो है जिससे कि कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन कहते हैं, वो हर एम्स में एक डिपार्टमेंट के रूप में है। एम्स पटना में भी इसका विभाग है और भी जहाँ जहाँ एम्स खुल रहे हैं वहाँ सभी एम्स में इस विभाग को खोला जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए पूछा गया है। कोई बहुत बड़ी इसके लिए आपको जीके की तैयारी नहीं करनी है, बस मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र में अपना माइंड को ओपन रखिए और ऑप्शन को एलिमिनेट कर जो है आप सही जवाब दीजिए। इससे आपका स्कोर हाई हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन को अगर आप एलिमिनेट करना सीख जाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बिल्कुल बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, दो देशों के बीच किए गए आर्थिक लेन देन को क्या कहा जाता है? काफ़ी आसान प्रश्न है। आंतरिक व्यापार, घरेलू व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आंतरिक व्यापार तो होगा नहीं, घरेलू व्यापार तो हम लोग अपने स्वदेश में करते हैं। इसके बाद स्थानीय व्यापार भी होगा नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यह भी जो है आपका माइंड टेस्ट से संबंधित प्रश्न ही इसको कहा जाए, क्योंकि यह भी प्रश्न काफ़ी आसान है। दो देशों के बीच यदि हम आर्थिक लेन देन करेंगे तो घरेलू व्यापार तो होगा नहीं, आंतरिक भी नहीं होगा। दो देश है, अलग अलग देश है, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय ही होगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से पढ़ने से वीडियो तो थोड़ा लॉन्ग होता है फ्रेंड्स, लेकिन प्रश्न को किस प्रकार एलिमिनेट करके आंसर दें इसे आप बखूबी सीख सकते हैं और आपको फ़ायदा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो अपनी खुद की ऊष्मा एवं रोशनी उत्सर्जित करते हैं? उपग्रह, तारे, ग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, उपग्रह तो होगा नहीं, ग्रह और तारा इनमें से, तो ग्रह और तारा में बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है, तारा। तारे जो है वो खुद जो है ऊष्मा और रोशनी उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, आप पढ़े होंगे साइंस में। और आप जानते होंगे कि सूर्य भी एक तारा है और तारे जो हैं खुद सूर्य की खुद की ऊष्मा होती है और सूर्य जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक ऊष्मा एवं ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य भी एक तारा है, तो तारा जो है वो खुद की ऊष्मा और रोशनी उत्सर्जित करता है। तो सही ऑप्शन इसका तारा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट को डिजिटल स्क्रीन पर छवियों इमेज के रूप में प्रदर्शित करता है? यूपीएस तो होगा नहीं, मॉडेम भी नहीं होगा। इसके बाद कीबोर्ड से तो हम लोग टाइपिंग वगैरह काम करते हैं, तो मॉनिटर जो है वो होगा, क्योंकि मॉनिटर में जो है वो क्या होता है? ऑप्शन देखिए, तीसरा एकदम सही जवाब है मॉनिटर। मॉनिटर के द्वारा क्या होता है कि यह एक आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर के द्वारा डिजिटल स्क्रीन पर छवियों को इमेज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि यह भी आपका माइंड टेस्ट करने का ही प्रश्न इसको कहा जाए, क्योंकि मॉनिटर के द्वारा ही आप जो है कोई भी इमेज को देखते हैं। यूपीएस को इमेज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यूपीएस जो है ये इलेक्ट्रिक का पावर का सप्लाई करता है।
मॉडेम भी कनेक्टिविटी, इंटरनेट को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। कीबोर्ड के द्वारा तो आप टाइप वगैरह करते हैं, कोई भी चीज़ प्रेक्षित करते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मॉनिटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को किस हेल्पलाइन के साथ जोड़ा जाना तय किया गया है? तो 112, 119, 100 और 1012। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। 112 जो है इसको चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के साथ जोड़े जाने का तय किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पृथ्वी के निकटतम वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के निकटतम जो वायुमंडल की परत है वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो इसका सही जवाब होगा। पृथ्वी के निकटतम वायुमंडल की परत को कैसे याद रखें, उसके लिए भी हम लोग स्पेशल ट्रिक्स आपके लिए लाएंगे। बने रहिए नॉलेज ट्रैक 24 के ऑनलाइन मंच के साथ। और यदि आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये प्रश्न आने भी चाहिए। काफ़ी आसान प्रश्न है कि आप यह जान लीजिए कि पृथ्वी का जो सबसे पहला अर्थात निकटतम वायुमंडल का परत होता है वो क्षोभ मंडल ही होता है, और सबसे लास्ट का जो परत होता है वो आयन मंडल होता है। ट्रिक्स के द्वारा हम लोग 5 सभी वायुमंडल की क्रम की जो भी परतें हैं वो पांचों परतों को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, अभी हम लोग इसको ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे ग्रह के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 81%, 91%, 51%, 71%। इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा 71%। 71% जो है हमारे ग्रह के कुल क्षेत्रफल का जो है पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजस्थान में एम्स किस जगह है? काफ़ी आसान प्रश्न है, बिल्कुल ही इजी प्रश्न है। खास करके यदि आप एम्स के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो ज़रूर यह प्रश्न आप जानते होंगे कि राजस्थान के जोधपुर में एम्स स्थित है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर दूसरा है। माइंड को टेस्ट करने के लिए जीके से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके यदि आप 6 महीने के अंदर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ज़रूर हॉस्पिटल अटेंडेंट के इस पद को भरिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करके इस पद को पाना चाहते हैं तो इससे अच्छा पद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि जल्द से जल्द नौकरी का आपका सपना है, वो भी सरकारी नौकरी का, तो आप निश्चित रूप से इस पद को भरिए। आप पद को भर करके आप जॉब को पा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हम लोगों ने जोधपुर वाला वो ऑप्शन देख लिया। अब अगला प्रश्न है, एक वर्णक जो पौधे को हरा रंग देता है। तो देखिए हरा रंग जो है पौधा में वो क्लोरोफिल, जिसे कि पर्णहरित भी कहते हैं, उसी के कारण होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। 6-7 के बायोलॉजी के सेक्शन में आप पढ़े होंगे, साइंस के सेक्शन में ज़रूर आप पढ़े होंगे कि पौधा में जो है हरा रंग वो पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल के कारण ही दिखता है। चलिए इसके बाद कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका जवाब बुध होगा। चलिए इसका सही जवाब बुध होगा। 7 भुजाओं वाली संरचना को क्या कहा जाता है? अब इससे आसान प्रश्न क्या होगा भाई, आप बताइए। 60 प्रश्न पूछा गया और मेरे ख्याल से इसमें 10 या 12 ही प्रश्न ऐसे हैं जिसके लिए कि एक गहन अध्ययन की ज़रूरत है। बाकी जो भी प्रश्न है वो काफ़ी आसान है। खास करके यदि आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए कि लॉजिक के आधार पर हम किस प्रकार से ऑप्शन से सही आंसर को छांटें। देखिए 7 भुजाओं वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो वर्ग तो होगा नहीं। अष्टभुज नाम से स्पष्ट है। अष्ट का अर्थ 8 होता है। षटकोण, षट का अर्थ 6 हो गया, तो ये भी होगा नहीं। तो सप्तभुज होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। काफ़ी आसान प्रश्न था, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा का बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है। भारत में अगले आम चुनाव कब होंगे? काफ़ी आसान प्रश्न है, जो कि 2025, 2024, 2028, 2026। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 2024 होगा, क्योंकि 2024 में जो है आम चुनाव होने वाले हैं। आम चुनाव आपको मालूम ही है कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बोलचाल की भाषा में आम चुनाव जो है बोल दिया जाता है। तो आम चुनाव लोकसभा का जो इलेक्शन होने वाला है वो 2024 में होने वाला है। चलिए क्योंकि 2019 में इससे पूर्व लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, आप जानते ही होंगे। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? काफ़ी आसान प्रश्न है। एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। चलिए कौन सी भूमि आधारित सबसे बड़ा स्तनपायी है? भूमि आधारित सबसे बड़ा स्तनपायी के बारे में पूछा जा रहा है। बंदर नहीं होगा, दरियाई घोड़ा,
ठीक है। ध्रुवीय भालू, अफ्रीकी हाथी, अफ्रीकी हाथी नहीं होगा, बंदर भी नहीं होगा। इसके बाद ध्रुवीय भालू भी नहीं होगा, दरियाई घोड़, ध्रुवीय, अच्छा अफ्रीकी हाथी इसका आंसर दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, ये इसका जवाब जो है अफ्रीकी हाथी दिया गया है। यह भूमि का सबसे बड़ा स्तनपायी है। हालांकि सबसे बड़ा स्तनपायी के बारे में जब प्रश्न आ जाए तो व्हेल भी होता है, आप जानते ही होंगे, पढ़े होंगे। और स्तनपायी नहीं पूछेगा, अगर पूछ दिया जाए कि भूमि पर आधारित सबसे बड़ा स्तनपायी, तो हाथी भी इसका आंसर आता है। लेकिन याद रखिएगा जो इसका ऑप्शन है उससे देखना होगा, तो ऑप्शन के आधार पर अफ्रीकी हाथी इसका सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत ने अब तक कितना वनडे विश्व कप और T20 विश्व कप जीता है? तो आप जानते ही हैं कि भारत जो है 2 बार अभी तक वनडे वर्ल्ड कप जीता है। एक कपिल देव के समय में और दूसरा जो है महेंद्र सिंह धोनी के समय में। एक 1983 में और दूसरा 2011 में। 1983 में जो है वो जीता है आपको कपिल देव के कैप्टनशिप में, और 2011 में जो है वो महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनशिप में भारत ने वनडे का वर्ल्ड कप जीता है। और T20 जो है सिर्फ एक ही बार भारत ने जीता है, आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है? तो काफ़ी आसान प्रश्न है, ऑप्शन को देख के ही आप समझ सकते हैं। चीता इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हिरन तो तेज दौड़ेगा नहीं भाई, हाथी भी नहीं दौड़ेगा, भालू भी नहीं दौड़ेगा, तो सबसे तेज कौन दौड़ेगा? तो चीता। वैसे भी जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है वो चीता ही है। अगर ऑप्शन में चीता ना रहे तो आप शेर को टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो जितने भी चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसे एलिमिनेट करके आप सही जवाब बिल्कुल ही दे सकते हैं। चलिए, गंगा डॉट में गिरती है, काफ़ी आसान है, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका होगा। गंगा कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में कान्हा है। चलिए, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है ये सब फ्रेंड्स जीके के हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं। आप लूसेंट का जीके या कोई भी जीके, क्रॉन का जीके ले लीजिए, या जो भी जनरल नॉलेज की कोई भी किताब जो कि आपको पसंद आती हो उसको पढ़िए। ये आपको हर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। खास करके यदि उलझे हुए अगर जीके हैं तो फिर आप उसके टिप्स एवं ट्रिक्स बना करके भी पढ़िए। अगर आप खुद से नहीं बना पाते हैं तो इस ऑनलाइन मंच के वीडियो सेक्शन में जाइए, प्ले लिस्ट में बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स के सेक्शन हमने बनाए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और उसके द्वारा आप उलझे से उलझे हुए जीके को भी अच्छा कमांड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? अब देखिए इससे आसान प्रश्न क्या पूछेगा भाई, सरकारी नौकरी आपको होने वाली है तो आप जो है इस प्रकार के प्रश्न गलत करते हैं तो काफ़ी जो है दिक्कत वाली बात है। इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, आपको जो है बिल्कुल आनी चाहिए, मेरा कहने का सेंस ये है। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 इसका सही जवाब होगा। चलिए, और कई बार यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मानव शरीर में नवजात शिशु में कितनी हड्डियों की संख्या होती है? तो याद रखिएगा 310। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होगी? तो 310, क्योंकि नवजात शिशु ज्यों ज्यों ही उम्र के साथ बढ़ते जाता है तो जो भी विभिन्न हड्डियां होती है वे छोटी छोटी हड्डियां एक बड़ी हड्डियों के रूप में आकार ले लेती हैं, और अंततः जो है 206 हड्डियां जो है मानव शरीर में अंततः होती हैं। तो वयस्क में 206, और अगर नवजात शिशु की बात कर ली जाए कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होगी, तो सही आंसर इस 310 टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की राजधानी पूछा गया। अरे भैया इससे आसान क्या होगा, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। काफ़ी आसान प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है एम्स रायपुर के एग्जाम में, और भी एम्स जो कि हैं उसमें जनरल अवेयरनेस के काफ़ी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के जनक के रूप में कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर का नाम आप सुने ही होंगे, उन्हें भारतीय संविधान का पिता अर्थात जनक के रूप में जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में आमतौर पर उपयोग में किया जाने वाला हार्डवेयर कौन सा है? कीबोर्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कह रहा है कि हार्डवेयर ऐसा कौन सा है जो कि जनरली कंप्यूटर में यूज किया जाता है? तो बताइए इसका क्या आंसर है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 लिया गया है, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है जनरली हार्डवेयर के रूप में कंप्यूटर में यूज होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो हर कंप्यूटर में होता है तो आम तौर पे दे दिया गया है, तो आप एलिमिनेट करके इसका सही जवाब दे सकते हैं। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ई सार्स मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वैज्ञानिक एवं राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत के मिसाइल एवं परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन जी, हरगोविंद खुराना, इनमें से कोई नहीं। तो मिसाइल मैन के नाम से तो आप जानते ही हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी होगा, नो डाउट इसमें है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निकाय भारत में मुद्रा जारी करता है? तो देखिए यह भी काफ़ी आसान है। एसबीआई तो करेगा नहीं, भारत पेट्रोलियम करेगा नहीं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जो है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सही जवाब इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा ही जो है गवर्नमेंट जो है बॉडी जो है जो कि भारत में मुद्रा जारी करता है। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी नहीं होगा। तो इसको भी आप अपने दिमाग से तर्क लगा करके बुद्धि के सहारे बना सकते थे यदि आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, और यदि आप थोड़ा भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, थोड़ा भी आप पढ़ते हैं तो आप इस प्रश्न को बना ही सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को, याद रखिएगा जी, मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। काफ़ी हिट क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना है और कई बार विभिन्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पूरे चांद की रात से संबंधित है? तो देखिए इसमें क्या होगा, चतुर्थी तो होगा नहीं, अमावस्या तो बिल्कुल अंधेरा रहता है, पूर्णिमा तो पूर्णिमा में ही जो है पूरा चांद जो है निकलता है। तो पूरे चांद की रात का संबंध किससे है? पूर्णिमा से। काफ़ी आसान प्रश्न है फ्रेंड्स, और आपसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई जानकारी के स्टोरेज या ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक डेटा की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? डाटा फाइल, डाटा लॉस, डाटा टेबल, डाटा कंप्रेशन। कहता है कौन सी दी गई जानकारी के स्टोरेज या ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक डाटा की मात्रा को? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब दिया गया है, डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन इसका सही जवाब है। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। चिल्का झील किस राज्य में है? काफ़ी आसान प्रश्न है। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, आप जानते हैं होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कचरे को विघटित होने में सबसे अधिक समय लगता है? कहता है कि कौन सा ऐसा वेस्ट है जो जिसका कि डिस्कम्पोज करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब कचरा को विघटित करने में सबसे अधिक समय लगेगा। कपड़ा, प्लास्टिक, कागज़। कागज़ तो काफ़ी इजीली हो जाएगा, खाद भी हो जाएगा। कपड़ा और प्लास्टिक में बताइए, तो प्लास्टिक होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर दूसरा है, सही है। चलिए प्लास्टिक जो है वो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चीन का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो येन। याद रखिए चीन का राष्ट्रीय मुद्रा। देखिए राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय खेल, इसके बाद जितने भी मतलब राष्ट्रीय संसद, इस टाइप के जो मिसलेनियस जीके हैं उसे आप बिल्कुल रूप से याद कर लीजिए फ्रेंड्स, आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। चीन का राष्ट्रीय मुद्रा पूछा गया है तो ये येन होगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मांसाहारी है? भालू, भेड़िया, शेर, सभी विकल्प। तो सभी मांस खाने वाला है, भालू भी मांस खाता है और भेड़िया भी है, शेर भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो याद रखिएगा पीडीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। पीडीएफ का मतलब पी फॉर पोर्टेबल, डी फॉर डॉक्यूमेंट और एफ फॉर फॉर्मेट। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, हम राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो सभी को याद ही होगा कि महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? लेटेस्ट करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न ये पूछा गया था। 5 सितंबर को ये एग्जाम था और मात्र 3 दिन पहले ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था।
तो याद रखिएगा कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 जो है वो नरेंद्र मोदी को दिया गया था। और लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है लोकमान्य तिलक संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में या अन्य जो भी जन भागीदारी वाले क्षेत्र हैं उसमें अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो 2023 का जो है वह यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? सीवी रमन, जगदीश बोस, आर्यभट्ट और शकुंतली देवी। तो मानव कंप्यूटर की उपाधि कह रहा है, तो देखिए इसमें आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 यानी शकुंतली देवी को लिया गया है। यह प्रश्न नया है और इससे पहले देखने को नहीं मिला था। मानव कंप्यूटर की उपाधि, तो याद रखिएगा शकुंतली देवी यह जो है इसका सही जवाब दे रहा है। ऑप्शन के आधार पर एलिमिनेट करते तो आप बिल्कुल बना सकते थे। सीवी रमन तो होगा नहीं, जगदीश बोस होगा नहीं, आर्यभट्ट यह भी नहीं, गणितज्ञ थे। जगदीश बसु भी एक कह सकते हैं कि वनस्पति क्षेत्र में जो है इनका योगदान था, भारतीय वैज्ञानिक थे। सीवी रमन जो है इनका भी नहीं है, यह भी जो है नहीं होगा, ये भी वैज्ञानिक थे। फिजिक्स के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल भी मिला है। तो शकुंतली देवी जो है मानव कंप्यूटर की उपाधि से सम्मानित की गई। चलिए यह प्रश्न हम लोगों ने देखा। भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? चेन्नई, कोलकाता में। बांग्लादेश तो होगा नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। कोलकाता भी नहीं होगा। बेंगलुरु और चेन्नई, तो चेन्नई को उद्यान के शहर के रूप में माना जाता है। नहीं सॉरी, बेंगलुरु होगा। बेंगलुरु को उद्यान शहर के रूप में माना जाता है। गार्डन सिटी जो है इंडिया का वो बेंगलुरु है। सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? रैम मेमोरी, कैश मेमोरी, रोम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा है, रोम को। रोम को जो है वो नॉन वोलेटाइल है और रैम जो होता है वो वोलेटाइल है। रैम का फुल फॉर्म होता है रीड एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो नॉन वोलेटाइल है, अर्थात वो हटने वाला नहीं होता है। और रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत में किस त्यौहार को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? तो दिवाली इसका सही जवाब होगा। एकदम काफ़ी आसान प्रश्न है फ्रेंड्स। आप जो है रोशनी का त्यौहार किसको दीजिएगा? होली दे नहीं सकते, छठ देंगे नहीं, बसंत पंचमी होगा नहीं, तो रोशनी का त्यौहार कौन सा होगा? तो दिवाली ही होगा ना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा संरचित जानकारी का एक संगठित संग्रह है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जाता है? मॉडेम, मॉनिटर, डाटाबेस, स्टीरियो। कहता है कि संरचित जानकारी का संगठित संग्रह है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में संग्रहित किया जाता है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया है, डाटाबेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्द से जल्द देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो वाक एवं अभिव्यक्ति जो है ये 19 का जो है आपका 1 का ए 19 का 1 का ए में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब होना चाहिए। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर दूसरा। जितने भी मतलब आपका फ्रीडम दिया गया है खास करके स्पीच और एक्सप्रेशन से रिलेटेड 19 में ही है, तो 19 का 1 का पहला होगा। 14 तो होगा नहीं, 21 होगा नहीं, 40 होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूर्य, हवा और पानी नवीकरणीय स्रोत है जिसका उपयोग हम इसके उत्पादन के लिए कर सकते हैं। फर्नीचर, बिजली, बागवानी, सभी विकल्प। फर्नीचर, बिजली के लिए सूर्य, हवा और पानी क्या कीजिएगा? फर्नीचर के लिए तो होगा नहीं, बिजली, बागवानी उपकरण और तो इसका सही ऑप्शन दूसरा दिया गया है, बिजली आपका सही है। बिजली उत्पादन के लिए जो है सूर्य का भी यूज होगा, हवा का भी और पानी के लिए पानी का भी यूज होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष कुंजी संयोजन है जो एक विशिष्ट कमांड को निष्पादित करता है? शॉर्टकट की, इंटरनेट, डाटाबेस, मेमोरी। तो शॉर्टकट की जो है उसके द्वारा जो है विशेष कमांड को निष्पादित किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हुआ। सही है। सिक्किम भारत के किस भाग में है? तो आपको यह बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आपसे यह प्रश्न। तो सिक्किम जो है भारत के पूर्वोत्तर भाग में है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में सिक्किम पड़ता है। दक्षिणी में तो होगा नहीं, केरल है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। दक्षिण पश्चिम भी नहीं होगा,
पश्चिमी में भी नहीं होगा क्योंकि पश्चिमी में गुजरात वगैरह स्टेट है। तो सही जवाब पूर्वोत्तर होगा। पूर्वोत्तर राज्य जो है वो सिक्किम है। सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। चलिए दूसरा है, कौन सा करंट के प्रवाह को रोकेगा और एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करेगा। कहता है कि इंसुलेटर यानी कुचालक के रूप में कौन कार्य करेगा जिससे कि इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो। जल, तांबा, रबर, आग। रबर तो आपका जो है करंट के प्रवाह को रोकेगा, तो सही इसका जो आंसर होगा वो रबर ही होगा। रबर आप देखते हैं ना कि बिजली के काम करने वाले कारीगर जो है दस्ताने पहन करके कार्य करते हैं, तो रबर जो है वो इंसुलेटर है। तांबा जल होगा नहीं, आग भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा एक रो अर्थात पंक्ति एवं एक कॉलम स्तंभ के बीच का एक प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन का उदाहरण है। हाइपरलिंक, बॉर्डर, हेडर, सेल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है, सेल को। आप देख लीजिएगा, इसे चेक कर लीजिएगा नेट पे डाल के कि एमएस एक्सेल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा एक रो और एक कॉलम के बीच का प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन है। सही जवाब इसका दिया गया है सेल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा जाता है। तो गैर नवीकरणीय हो जाएगा इसका, देखिए सौर ऊर्जा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका कि रिसाइकलिंग होता है, अर्थात जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बारंबार हम जो है ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, तो वैसे स्रोत जो है आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। और वैसे स्रोत जिनका कि भंडार सीमित है, हम सिर्फ उसका उपभोग करते जा रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। इनका एक सीमित भंडार है और हम लोग उसी सीमित भंडार में से बस यूज किए जा रहे हैं। तो वैसे स्रोत जिनका कि भंडार सीमित हैं, वे सभी स्रोत ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका कि भंडार सीमित है। तो तेल एवं परमाणु ऊर्जा इसका सही जवाब होगा। आशा करता हूँ कि आप इस एक्सप्लेनेशन से गैर एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत दोनों के बीच जो है, अर्थात रिन्यूएबल एवं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स स्रोत के बारे में डिफरेंस को जरूर अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो इसका सही जवाब जो है तेल एवं परमाणु ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बस इतना ही आपको ध्यान लगा के याद रखना है कि जिसका कि लिमिट सोर्स है वो आपका जो है गैर नवीकरणीय हो गया, और जिसका अनलिमिट है, जैसा कि हम लोग फिर से चर्चा एक बार देख लीजिए, अनलिमिट अर्थात सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा तो कभी जल्द खत्म होने वाला नहीं है, तो ये भी आपका गैर नवीकरणीय हो जाएगा। पवन ऊर्जा से भी हम कई बार जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पनबिजली भी जो है वो आपका नवीकरणीय हो गया, यानी जिससे हम बारंबार ऊर्जा बना सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे नवीकरणीय। तो गैर नवीकरणीय पूछा जा रहा है, तेल एवं परमाणु ऊर्जा सही जवाब होगा। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है और अच्छे से अच्छा स्टूडेंट इसमें फंस जाता है कि नवीकरणीय कौन होगा और गैर नवीकरणीय होगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब आप इस वीडियो को देख लेने के बाद खास करके इस प्रश्न में नहीं फंसेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी ग्रह आकार में कैसा है। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो हमारी पृथ्वी का आकार जो है वो कैसा है, तो दीर्घवृत्ताकार है। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा होगा, पृथ्वी ग्रह का आकार कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। एकदम बिल्कुल से आंसर जो है आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और वैसे आप जान लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, वहीं अगर राज्यों की संख्या पूछ दिया जाए तो 28 है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा होगा। चलिए यहाँ तक हम लोग कुल 60 प्रश्न को देख लिए। वीडियो के नेक्स्ट सेशन में यदि आप इस पोस्ट के लिए इच्छुक हैं या कुछ ऐसे कैंडिडेट जो कि इस पोस्ट को भरना चाहते हैं, या ऐसे भी आपकी जानकारी के लिए मैं ज़रूर जो है अन्य प्रश्न का जो भी सेक्शन है इंग्लिश का, जो कि मैंने बताया था कि 10 प्रश्न पूछे गए थे और 30 प्रश्न जो कि मैथ और रीजनिंग से पूछे गए थे, उसे भी हम ज़रूर जो है आप लोगों के सामने लाएंगे, ताकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स जो कि इस पद को भरने वाले हैं उन्हें इस बात की पूरी एवं सच्ची जानकारी प्राप्त हो सके कि आखिर इंग्लिश एवं मैथ रीजनिंग से रिलेटेड भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। वीडियो हालांकि लंबा हुआ है, लेकिन आखिर सारे प्रश्न को देखना था, कुल 60 प्रश्न का विवेचना करना था। यही कारण था कि वीडियो लंबा हुआ है। लेकिन यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायमेंशनल प्रश्न, परंपरागत प्रश्न, जीके के वैसे प्रश्न जो कि खास करके परंपरा रूप में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं के साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न भी जरूर देखने एवं पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ आप यह भी जान पाएंगे कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।